मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसका समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तन जीवन का नियम है और समाज में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ पुनीत कुमार, लेक्चर इन एजुकेशन, डाइट हमीरपुर। आज आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन में हमारे पास मुख्य सिद्धांत जो हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट हमारे पास आता है विकासवादी सिद्धांत, दूसरा है चक्रीय सिद्धांत, तीसरा है एक घटकवादी सिद्धांत और चौथा है आधुनिक सिद्धांत। अब हम इन चारों को बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विकासवादी सिद्धांत। तो जो सामाजिक परिवर्तन के जो विकासवादी सिद्धांत हैं वो हमारे पास हैं। एक तो दिया था काम्टे का सिद्धांत, दूसरा डार्विन का सिद्धांत, तीसरा स्पेंसर का सिद्धांत, चौथा गिडिंग्स का सिद्धांत और पांचवा मैकाइवर का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काम्टे के सिद्धांत की कि काम्टेस थ्योरी क्या चीज़ है। तो ये जो सिद्धांत है इसकी जो एक अवधारणा है, इसकी जो अजम्पशन है कि जो मानव समाज है वो प्रगति की दिशा में चलता है। तो इस प्रगति से अभिप्राय है पूर्णता को प्राप्त करना। काम्टे के अनुसार सामाजिक प्रवृत्ति का संबंध बौद्धिक विकास के साथ होता है। इस समाज के जो है वो 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है तात्विक मेटाफिजिक्स और तीसरा है धार्मिक थियोलॉजिकल। तो हर समाज का विकास जो है वो इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है। काम्टे ने यह भी स्वीकार किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी समाज इन क्रमिक अवस्थाओं से गुजरते हैं। इस दृष्टि से ये सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, औद्योगिकरण की विकास का अंतिम चरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास डार्विन का सिद्धांत, डार्विन थ्योरी। तो जो डार्विन की थ्योरी है वो उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने दी थी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, उसको उसने प्रतिपादित किया था। तो इस सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या को किया जा सकता है। तो ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार हर प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है। इस संघर्ष में जो प्राणी शक्तिशाली सिद्ध होता है वही बचता है, वही सर्वाइव करता है, और जो दुर्बल होता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जैविक रूप से सशक्त प्राणी ही कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं तथा स्वयं बने वातावरण में समायोजित करने में सक्षम होते हैं। निर्बल प्राणियों का एडजस्टमेंट समायोजन नहीं हो पाता और इतिहास भी इस बात का गवाह है। जो सशक्त शासक थे वही दूसरों पर शासन करने के योग्य सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेंसर का सिद्धांत, स्पेंसर थ्योरी। तो जो डार्विन का सिद्धांत था उसी की सहायता को लेकर स्पेंसर ने अपना ये सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था। तो स्पेंसर ने हमें बताया है कि जो पदार्थ होते हैं वो मास यानी कि मैटर रखते हैं और जिसमें बल उपस्थित रहता है। इस बल के परिणाम स्वरूप ही यह गतिमय रहता है, मूवेबल रहता है। प्रारंभ में पदार्थ और बल एक समान थे, लेकिन समय बीतने पर इन दोनों में परिवर्तन आया। पदार्थ भौतिक विश्व के रूप में आ गया, उसके पश्चात वनस्पति अस्तित्व में आई। स्पेंसर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग जैविक विश्व तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि निर्जीव वस्तुओं पर भी प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पहले पशुओं और वनस्पति में कोई भेद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मानव तथा पशुओं में विभेदीकरण हुआ और ये अलग हुए। नेक्स्ट हमारे पास गिडिंग्स का सिद्धांत, गिडिंग्स थ्योरी। जो गिडिंग्स का ये विचार था कि समाज का विकास संघ या संसर्ग एसोसिएशंस के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये संघ या संसर्ग सामाजिक रीति रिवाजों के परिणाम होते हैं
समाज के अस्तित्व के लिए ये संसर्ग अति आवश्यक हैं। इनके अभाव में समाज का अस्तित्व ही असंभव है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है हमारे पास, ये समाज में रहकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करने पर सामूहिक व्यवहार का प्रदर्शन होता है। इस अंतःक्रिया के अतिरिक्त भौतिक वातावरण भी व्यवहार को प्रभावित करता है। इन कारणों से व्यक्तियों के व्यवहार में समजातीयता विद्यमान रहती है। दूसरी बात उन्होंने बताई है, हर व्यक्ति अर्थात समाज का सदस्य अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तथा अपने आप को वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करता है। फिर वह अपने समान व्यक्तियों की ओर आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तीसरी बात उन्होंने कही थी, गिडिंग्स के अनुसार सांस्कृतिक व्यवहार में सहनशीलता का होना आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को सहन कर सके। फिर हमारे पास आता है मैकाइवर का सिद्धांत, मैकाइवर्स थ्योरी। तो मैकाइवर के अनुसार क्या है, समाज ना तो जन्मजात होता है, इन्वॉर्न होता है, और ना ही इसके विकास के लिए कोई विशेष बिंदु निर्धारित होता है। समाज का विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में विद्यमान इच्छाएं, भाव आदि को अभिव्यक्त किया जा सकता है। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक उद्विकास, सोशल इवोल्यूशन, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विघटन, सोशल डिसइंटीग्रेशंस का कारण बनता है। मैकाइवर के अनुसार ही सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक उद्विकास, सोशल इवोल्यूशंस की निम्न अवस्थाओं से गुजरता है। उसमें 4 अवस्थाएं हैं बताई गई हैं। तो पहली है शिकार करने की अवस्था, हंटिंग स्टेज। तो होती क्या है ये, इस अवस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिकार, पशुओं का शिकार करता है। दूसरी है चरागाही अवस्था। तो बाद में मनुष्य ने पशुओं को पालकर तथा उन्हें घरेलू पशु का दर्जा देकर चरागाहों में घास आदि चराने ले जाने लगा। तीसरी अवस्था बताई थी कृषि अवस्था, एग्रीकल्चर स्टेज। फिर व्यक्ति ने क्या किया, कृषि करना सीख लिया तथा खाद्य पदार्थों की कृषि में जुट गया, खेती बाड़ी करने लगा, फसल उगाने लगा। फिर जो आपके पास आया चौथा है हमारे पास औद्योगिक अवस्था, इंडस्ट्रियल स्टेज। तो उसके पश्चात किया कि उसने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उद्योगों का, लघु इकाइयों को स्थापित करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे उद्योग जो है वो, फैक्ट्रीज जो है वो उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारे पास है, जो हमने डिस्कस किए अभी, ये हमारे पास उद्ध विकास की हर प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी। तो जो चक्रीय सिद्धांत हमारे पास है, इसके अनुसार क्या है, सामाजिक परिवर्तन का आधार कोई प्रगति नहीं, और यह प्रगति किसी पूर्णतः प्राप्ति के लिए भी नहीं होती। इन सिद्धांतवादियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं और ये एक चक्रीय क्रम में होते हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण की परिस्थिति में इन परिवर्तनों की गति तेज हो जाती है और सामाजिक पुनर्निर्माण के पश्चात ये गति धीमी हो जाती है। चक्रीय क्रम में आने वाले सामाजिक परिवर्तन हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो उसमें से कुछ जो हमारे पास हैं, जो चक्रीय सिद्धांत हैं, वो 4 हैं मेनली। वो दिए थे, एक स्प्लेंगर का सिद्धांत, दूसरा टाइनबी का सिद्धांत, तीसरा पेरेटो का सिद्धांत, चौथा सोरोकिन का सिद्धांत। तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो स्प्रेंगलर का सिद्धांत है, स्प्रेंगलर्स थ्योरी। तो जो इस सिद्धांत का जो अनुसार क्या है, जो सामाजिक परिवर्तन है किसी एक दिशा में निरंतर नहीं होता, बल्कि ये चक्रीय ढंग से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि जैसे व्यक्ति की जो वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही संस्कृति की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। हर नई अवस्था में यह पहले से भिन्न होती है। किसी भी समाज की प्रगति को दर्शाने या उसके बारे में पता लगाने का माध्यम है उस समाज की सभ्यता। यह समाज के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार किसी एक विशेष अवस्था पर आकर संस्कृति में गिरावट भी आने लगती है। संस्कृति तब वहीं पर पहुंच जाती है जहां से शुरू होती है, अर्थात जहां से उस संस्कृति का विकास शुरू होता है, उसके पश्चात पुनः विकास के लिए फिर उन्हीं अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। ये चक्रीय सिद्धांत है, पूरा चक्कर एक साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास
टाइनबी का सिद्धांत, टॉइनबीज थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कई बार समय भी व्यक्ति को चुनौतियां प्रस्तुत करता है तथा व्यक्ति इनका सामना करता है। इस प्रक्रिया में समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। टाइनबी ने इन बुद्धिजीवियों को सृजनशील अल्पसंख्यक का नाम दिया है। हर समाज में अच्छाई बुराई विद्यमान रहती है। इस सच्चाई और बुराई में संघर्ष सदा ही चलता आया है। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन आने लगते हैं। विशेष अवस्था के पश्चात समाज और संस्कृति अपनी पहली वाली स्थिति पर लौट आते हैं तथा फिर से प्रकृति का उत्तरदायित्व बुद्धिजीवी उठाते हैं और संस्कृति तथा समाज प्रकृति करने लगता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। ये भी एक साइक्लिक है। थर्ड है हमारे पास पेरेटो का सिद्धांत। तो आइए डिस्कस करते हैं सिद्धांत क्या क्या है उन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग आपका उच्च वर्ग है, दूसरा आपका निम्न वर्ग है। जो उच्च वर्ग है उसको एलीट तथा जो निम्न वर्ग है उसको नॉन एलीट का नाम दिया है। इन दोनों वर्गों में आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जो एलीट वर्ग के आरोही प्रकार के परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। जो एलीट और नॉन एलीट में अंतर शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। एलीट वर्ग के लोगों का विभिन्न क्षेत्रों का नियंत्रण होता है और वो प्रभावशाली होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं तथा नैतिक गुणों के स्वामी होते हैं। जो नॉन एलीट सदस्य हैं उनमें ये गुण कम होते हैं तथा वे मानसिक शारीरिक तथा नैतिक गुणों की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। जो पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के 3 पहलू बताए हैं, तो बारी बारी से वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला उन्होंने बताया था राजनैतिक पहलू, दूसरा बताया था आर्थिक पहलू और तीसरा बताया था वैचारिक पहलू। तो राजनीतिक पहलू क्या है? राजनीतिक पहलू है ऐसे लोग आदर्शों व मूल्यों के बारे में अधिक चिंतित होते हैं, वे उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। ये लोग सरकार की बागडोर संभालते हैं। दूसरा जो हमारे पास बताया है वो है आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। समाज की आर्थिक परिस्थिति के कारण भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा है वैचारिक पहलू, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कई बार समाज के लोग कभी एक विचार में विश्वास करते हैं तो कभी दूसरे विचार पर विश्वास करने लगते हैं। जब एक दल के लोग अपना प्रभुत्व लोगों पर या समाज पर जमा लेते हैं तो दूसरे दल के लोग भी कुछ समय पश्चात अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं। इससे लोगों का विचारधारा में परिवर्तन पैदा होता है। यही प्रभाव सामाजिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैरोक्वीन का सिद्धांत, सैरोक्वीन्स थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार समाज कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है तथा उसमें होने वाले परिवर्तन चक्रीय होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हर सांस्कृतिक प्रणाली का एक चरम बिंदु होता है, इसके आगे वह नहीं जा सकता। सैरोकीन के अनुसार वर्तमान संस्कृति संवेदी संस्कृति है तथा एक सीमा के बाद उसे आदर्शवादी संस्कृति की ओर लौटना पड़ता है। कई स्थानों पर ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। इस सिद्धांत का दोष है कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। इसमें इसकी कमी है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव रहता है। एक बिंदु पर पहुंचने के पश्चात संस्कृति का विघटन की ओर बढ़ना पड़ता है, लेकिन आधुनिक चिंतकों का यह मत है कि संस्कृति निरंतर विकसित होती रहती है। यह सिद्धांत इतिहास के वास्तविक सिद्धांतों, तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित नहीं है। इस सिद्धांत में मनगढ़ंत नियमों का सहारा लिया है। इस सिद्धांत में बाहरी कारकों का कोई महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकवादी सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। अब इसमें भी हमारे पास जो सिद्धांत है क्रोबर का सिद्धांत है। जो क्रोबर ने क्या थ्योरी दी थी, क्रोबर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं एल्फ्रेड क्रोबर। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन समाज में निहित कारणों से ही होते हैं। समाज के सदस्य ही सांस्कृतिक तत्वों या घटकों का आविष्कार करते हैं। ये घटक या तत्व सांस्कृतिक प्रसारण के कारण ही समाज में फैल जाते हैं। क्रोबर के अनुसार इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि इन तत्वों का प्रसार समाज में किस गति से कब होगा। दूसरा हमारे पास आता है आगबर्न का सिद्धांत,
ऑगबर्न्स थ्योरी। ऑगबर्न के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है आविष्कार, डिस्कवरी, क्योंकि जब जब नए आविष्कार होंगे तब तब सामाजिक व्यवस्था की समस्याएं पैदा होंगी और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले भौतिक संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, उसके बाद अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। ऑगबर्न ने संस्कृति को दो वर्गों में बांटा है, एक वर्ग है भौतिक और दूसरा वर्ग है अभौतिक संस्कृति। जो भौतिक संस्कृति में संचार, यातायात के साधन, मकान, फर्नीचर आदि आते हैं, और अभौतिक संस्कृति में धर्म, रीति रिवाज, कस्टम्स इत्यादि। भौतिक संस्कृति अपेक्षाकृत शीघ्र परिवर्तित होती है, इसी कारण से दोनों संस्कृतियों में अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से आगे निकल जाती है और दूसरी संस्कृति की पीछे रह जाती है। इसे कल्चर लैग या विलंबना कल्चर लैग कहा गया है। इस कल्चर लैग के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन आते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के विकास की गति में अंतर के कारण ही समाज में अशांति पैदा होने लगती है। इस असंतुलन पर समाज के सदस्य नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में बहुत लंबा समय लगता है। सामाजिक परिवर्तनों का सबसे मुख्य कारण यही असंतुलन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स वेबर का सिद्धांत, मैक्स वेबर्स थ्योरी। तो जो मैक्स वेबर के इस सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक कारक अनेक नवीन परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। मैक्स वेबर के सिद्धांत में संस्कृति व इसके धार्मिक तत्व या पक्ष को सामाजिक परिवर्तन में मुख्य स्थान दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म ही अन्य संस्थाओं को निर्देशित करता है। इसी के अनुसार धार्मिक मानक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर हमारे पास आता है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। आधुनिक सिद्धांतवादियों ने भी अपने सामाजिक परिवर्तन में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उनमें से दो हम डिस्कस करेंगे। टेलीकॉम पार्सल्स का सिद्धांत। इस आधुनिक सिद्धांत के अनुसार समाज में आवश्यकता और मांग के बीच बहुत भारी असंतुलन पैदा हो गया है तथा संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इस असंतुलन और संघर्ष की स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तन जन्म लेने लगते हैं। दूसरा है विल्बर्ट मून का सिद्धांत, विल्बर्ट मून थ्योरी 1974। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोग तथा निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोग। इन दोनों वर्गों में कन्फ्लिक्ट रहता है, द्वंद्व रहता है तथा दबाव बना रहता है, जिनके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन होना निश्चित सा हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विभिन्न सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना और जानना अति आवश्यक है। इनसे ये भी पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण का परिणाम नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया है जो सामाजिक परिवर्तन है हमारे पास, उसके जो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, जो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल चेंज। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।